अस्सलाम वालेकुम। लर्न बायोलॉजी विद वासे के साथ आज थर्ड लेक्चर में आपके सामने हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक है स्टमक का स्ट्रक्चर, स्टमक का फंक्शन, स्टमक की लोकेशन और स्टमक का स्ट्रक्चर। ये 4 कंपोनेंट्स आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टमक की शेप के बारे में बात करते हैं। स्टमक की अगर हम शेप की बात करें तो स्टमक एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर का है। जे शेप्ड का मतलब है जिस तरह इंग्लिश में अल्फ़ाबेट जे होता है, बिल्कुल उसी शेप का स्टमक हमारी बॉडी में मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है वो इसकी लोकेशन है। लोकेशन क्या है इसकी? अपर लेफ़्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि पेट के लेफ़्ट साइड वाले हिस्से में, डायफ्राम से बिल्कुल नीचे। अब डायफ्राम क्या है? डायफ्राम एक ऐसा मस्कुलर ऑर्गन है या स्ट्रक्चर है बेसिकली जो हमारे चेस्ट कैविटी को और हमारे एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। ज़्यादा रोल इसका चूँकि रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, ब्रीदिंग मैकेनिज़्म से रिलेटेड है, तो हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी बस ये याद रखना है कि ये डायफ्राम जो है वो हमारे स्टमक से थोड़ा सा ऊपर मौजूद है, ठीक है। और यहाँ इस डायफ्राम के बिल्कुल नीचे हमारा स्टमक मौजूद है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें स्टमक की, तो इसके 2 एंड्स हैं। अगर हम इस स्ट्रक्चर को सेंटर में से हाफ़ कर दें, इस स्ट्रक्चर का मतलब है कि स्टमक को अगर हम सेंटर में से हाफ़ कर दें तो जो इसका अपर पोर्शन होगा उसे हम कार्डियक पोर्शन कहते हैं, जो कि बिल्कुल एसोफेगस के साथ है। यानी कि जहाँ एसोफेगस ख़त्म हुई वहाँ से स्टमक का जो पोर्शन शुरू हुआ उसे कार्डियक पोर्शन कहते हैं। जबकि अगर हम पाइलोरिक पोर्शन की बात करें, या पाइलोरिक पोर्शन जो है वो हमारा वो पोर्शन है जो हमारे बिल्कुल स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ मौजूद है, ठीक है। यानी कि वो पोर्शन जो एसोफेगस के बाद आएगा उसे हम कार्डियक पोर्शन कहते हैं या कार्डियक एंड कहते हैं। जो कार्डियक पोर्शन या कार्डियक एंड के बाद आएगा वो आएगा पाइलोरिक पोर्शन या पाइलोरिक एंड। और फिर पाइलोरिक एंड के बाद कंटिन्यू जब होगी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आ जाएगा जिसको हम स्टमक का नाम देते हैं, जैसा नीचे डायग्राम में शो हो रहा है। स्फिंक्टर्स की अगर हम बात करें तो ये एक मस्कुलर रिंग है। ये मस्कुलर रिंग कहाँ पे मौजूद है? ये स्टमक के स्टार्ट पे मौजूद है और स्टमक के एंड पे मौजूद है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि इस स्टमक के स्ट्रक्चर के में इस स्टमक में आने और जाने के लिए 2 दरवाजे लगे हुए हैं, तो ये भी गलत बात नहीं होगी। एसोफेगस से जब फूड आएगा तो वो उस दरवाजे के थ्रू आएगा जो वहाँ पे स्फिंक्टर मौजूद है, और जो फूड स्टमक से इंटेस्टाइन में जाएगा वो भी एक दरवाजे से गुजर के जाएगा जो कि बिल्कुल एंड पे मौजूद है स्टमक के। अब चूंकि 2 स्फिंक्टर्स मौजूद हैं, जो दरवाजे मौजूद हैं, उनमें सबसे पहला जो है दैट इज़ कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर एसोफेगस और स्टमक के दरमियान में मौजूद है। चूंकि फूड एसोफेगस से आ रहा है इसलिए यहाँ पे जो बेटा स्फिंक्टर मौजूद है उसका नाम है कार्डियक स्फिंक्टर। और ये कार्डियक स्फिंक्टर क्या करता है? बैक फ्लो को रोकता है फूड के टूवर्ड्स एसोफेगस। यानी कि अगर एक दफ़ा फूड एंटर हो जाए हमारे स्टमक में तो वो वापस एसोफेगस की तरफ ना आए, ये कौन कंट्रोल करेगा? कार्डियक स्फिंक्टर। फिर आता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान में मौजूद है। यानी कि ये वो दरवाज़ा है जो आपके स्टमक के स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टार्ट में मौजूद है, ताकि फूड एक दफ़ा स्टमक से जब स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव कर जाए तो फिर वो वापस ना आ सके। और एक वक्त के अंदर कितना फ़्लो करेगा फूड स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये भी बेटा पाइलोरिक स्फिंक्टर ही कंट्रोल करता है। फिर आ जाए इसके फंक्शन के ऊपर, तो 4 मेजर फंक्शंस हैं इसके। नंबर 1, ये फूड को स्टोर करता है। कितनी देर स्टोर करता है स्टमक फूड को? एवरेजली 3 to 4 आवर्स। बाकी डिपेंड करता है फूड के ऊपर कि आपका फूड कंटेंट क्या था, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कुछ फूड आइटम्स ऐसी हैं विच टेक 7 to 8 आवर्स, कुछ ऐसी हैं जो 30-40 मिनट्स में भी हो जाती हैं, कुछ ऐसी हैं जो विद इन 15-20 मिनट्स भी हो जाती हैं। तो एवरेजली आपका फूड स्टोर जो होता है स्टमक में वो 3 to 4 आवर्स होता है। फिर केमिकल डाइजेशन इसका एक मेजर फंक्शन है। केमिकल डाइजेशन में सबसे मेजर पोर्शन जो ये डाइजेशन का करता है बेटा वो प्रोटीन के लिए करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। थर्ड नंबर पे जो ये मेजर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो है चर्निंग। चर्निंग क्या है? चूँकि चैप्टर नंबर 5
नाइन्थ क्लास के अंदर स्टमक के स्ट्रक्चर के अंदर आपने पढ़ा था कि इट कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर लेयर, इसकी वॉल्स के अंदर मस्कुलर लेयर्स मौजूद होती हैं। उस मस्कुलर लेयर्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से एक हीट प्रोड्यूस होती है जो लिपिड्स को मेल्ट करती है, फूड में मौजूद लिपिड्स को ब्रेक करती है। इस प्रोसेस को हम चर्निंग कहते हैं। चर्निंग स्टमक वॉल के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है। इससे हीट प्रोड्यूस होगी और वो हीट जो है वो लिपिड्स को मेल्ट करने में हेल्प आउट करेगी। जैसा आप इस वीडियो में बोलस के आने से देख रहे हैं कि इसके ऊपर गैस्ट्रिक जूस एक्ट कर रहा है और उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से काइम जनरेट हो रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन स्टमक जो परफॉर्म करता है डेट इज़ सिक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस। स्टमक की वॉल में मौजूद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करते हैं। ये गैस्ट्रिक जूस 3 कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। नंबर 1 म्यूकस, नंबर 2 HCl, नंबर 3 पेप्सिनोजेन। म्यूकस सबसे पहले प्रोड्यूस होगा और वो स्टमक की वॉल्स को इंटरनली कवर कर लेगा ताकि ये HCl उसे नुकसान ना पहुंचा सके स्टमक वॉल्स को। नंबर 2 म्यूकस इसलिए प्रोड्यूस होगा ताकि जब ये पेप्सिनोजेन कन्वर्ट हो पेप्सिन के अंदर, तो पेप्सिन प्रोटीन डाइजेशन कर रहा है। मस्कुलर लेयर होने की वजह से, प्रोटीन से बनने की वजह से स्टमक वॉल्स जो है वो खुद भी तो डाइजेस्ट की जा सकती है ना इस पेप्सिन से, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी कौन एक्टिवली रोल प्ले करेगा? म्यूकस रोल प्ले करेगा वहाँ पे। सेकंड नंबर पे HCl माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है और फिर पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन के अंदर। पेप्सिनोजिन एक इनएक्टिव एंजाइम है जो कि HCl के साथ रिएक्ट करके पेप्सिन एक एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन हमारे फूड में मौजूद प्रोटीन्स को ब्रेक करता है। जब ये ब्रेक कर लेगा अमाइनो एसिड्स के अंदर, अब फूड में स्टार्च का एक मेजर पोर्शन डाइजेस्ट हो चुका है जो कि स्लाइवरी अमाइलेज ने कर दिया था। अब फूड में मौजूद पेप्सिन ने प्रोटीन भी डाइजेस्ट करवा दिया है। अब फूड में रह गया है मेजर कंटेंट लिपिड्स का और कुछ और केमिकल्स का और कुछ और फूड कंटेंट का। मेजर पोर्शन ऑफ प्रोटीन एंड स्टार्च हैज़ बीन डाइजेस्टेड। अब हमारे पास एक सूप लाइक मिक्सचर रह गया है। उस सूप लाइक मिक्सचर को हम नाम देते हैं काइम का। ये काइम अब मूव करेगा टूवर्ड्स स्मॉल इंटेस्टाइन वाया पाइलोरिक स्फिंक्टर, यानी कि वो पाइलोरिक स्फिंक्टर, वो दरवाज़ा जो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के दरमियान में मौजूद था, वो ओपन होगा पाइलोरिक स्फिंक्टर, और उसके ओपनिंग की वजह से एक टाइम के अंदर 5 ml टू 15 ml, ये एक MCQ है कि एक गो में या एक टाइम में कितना काइम मूव करेगा फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उसका आंसर है 5 टू 15 ml। ये एक टाइम के अंदर मूव करेगा। इस तरह से हमारी स्टमक की डाइजेशन या स्टमक में डाइजेशन कंप्लीट होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।